Hello everyone, welcome to my channel online video tutorials for B.Ed in different universities। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो यूनिट 2 लर्निंग एंड टीचिंग B.Ed फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। मेरा टॉपिक है टीचिंग मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट मॉडल यानी कि ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। गुड आफ्टरनून मैम। Today, I am going to discuss my topic, Bruner's concept attainment model. The theory, this was given by Bruner, Goodnow and Austin, and it belongs to information processing model. हमने कल भी ये डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है। स्टिमुलाई से रिलेटेड होता है, मतलब कि एक बच्चा किस तरीके से स्टिमुलाई को हैंडल करता है, मतलब कोई भी रिएक्शन आएगा तो बच्चे को किस तरीके से कैसे वो डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, प्रॉब्लम को जानेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसका किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेगा कि हाँ इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम कैम भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये हमें बताता क्या है? ये मॉडल ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि वो जो चीज है या उनको हम अलग अलग कर सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब बातों को अलग अलग कर सकते हैं, उनमें भिन्नता देख सकते हैं और उनको ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखते हुए। जैसे जब हम बच्चे को मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हम बच्चे को बताते हैं कि एलिमेंट्स तो सारे सेम हैं, लेकिन मेटल्स में ये क्वालिटीज होती है, नॉन मेटल्स में ये क्वालिटीज होती है। मेटल्स बनने के लिए उनको ये फीचर्स पोजेस करना जरूरी है और इन वजह से वो नॉन मेटल से डिफरेंट होते हैं। ये मॉडल बच्चों को ये सिखाता है और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स लर्न करना सिखाता है। कैसे सिखाता है? बच्चे को हम क्वालिटीज या किसी भी चीज की विशेषता समझने में और विशेषता को कंपेयर करने में और अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखने में हेल्प करता है और समझने में हेल्प करता है। बच्चे की अलग अलग लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को एट अलग अलग लेवल्स पे बच्चे को हेल्प करता है ये मॉडल। अब इसमें फर्स्ट वर्ड था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट होता है हम बच्चे के दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना देते हैं कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा होता है एक कॉन्सेप्ट। जैसे जब भी कोई टीचर है, जब भी हमें कोई चीज समझाती है, टीचर हमेशा यही पूछती है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में हम बाकी बातें करेंगे। टीचर ये बोलता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस चीज का नाम ये होता है, उसके फंक्शंस ये होते हैं, फीचर्स ये होते हैं और एग्जांपल्स उसके ये होते हैं। मतलब कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज की एक पिक्चर बना देना। अब वो पिक्चर्स बनती किस बेसिस पे है? जब उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। प्रॉपर्टी सेम किस तरीके से हो सकती है? जैसे जब हम बोलते हैं एप्पल, एप्पल क्या हो सकता है? एक एप्पल रेड कलर का होता है, राउंड इन शेप होता है और एप्पल में सीड्स होते हैं। अब हम बच्चे को ये बोल देंगे एवरीथिंग दैट इज राउंड इन शेप इज रेड इन कलर एंड हैज सम सीड्स इज एन एप्पल। नाउ नेम में हम बच्चे को बोल देंगे कि हाँ फ्रूट हो गया, और वी कैन से एन एप्पल और अ सर्कल। When we talk of attributes, we say the qualities or the features या विशेषता, किन चीजों से वो हमने उसको कॉन्सेप्ट में रखा या किन चीजों से हमने उसको, किन फीचर्स, क्या कॉमन फीचर्स थे जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इस कॉन्सेप्ट में आएगा। नेम हो गया एप्पल, एट्रीब्यूट्स में मैं बोल दूंगी कि राउंड इन शेप हो गया, रेड इन कलर हो गया, हैज सम सीड्स हो गया। एग्जाम्पल में क्या होगा? अगर मैं बच्चे को बोलूं कि हाँ हर फ्रूट एक एप्पल होता है, ऐसा नहीं होता। मुझे उसको एप्पल को बताना पड़ेगा कि एप्पल होने के लिए या एक एप्पल का फ्रूट होने के लिए या फ्रूट का एप्पल होने के लिए उसका रेड इन कलर, राउंड इन शेप एंड
हैविंग सम सीड्स, ये 3 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। नाउ इज डेफिनेशन और रूल। यहाँ पे हम समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। मतलब कि not everything which is round in shape, which is red in color or having some seeds is an apple. अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं तभी वो एप्पल की कैटेगरी में काउंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा काउंट। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स या एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, मतलब जरूरी भी होने चाहिए और नॉन जरूरी, गैर जरूरी एट्रीब्यूट्स या फीचर्स होने भी जरूरी हैं। ये होता है रूल का मतलब। इसके बाद आता है फीचर कॉन्सेप्ट्स। 3 टाइप्स के हैं। एक मिनट, कॉन्सेप्ट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड रिलेशनल। कंजंक्टिव जैसे नेम से ही पता चल रहा है, कंजंक्शन होना, मतलब जो मोर देन वन एट्रीब्यूट की प्रेजेंस से बनता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट मस्ट होने ही होने चाहिए एक कंजंक्टिव कंसेप्ट बनने के लिए। जैसे जब हम किसी को बताएंगे मोटरसाइकिल, अगर मुझे किसी बच्चे को में 2 व्हील्स होते हैं, उसका एक इंजन होता है और उसमें हैंडल्स होते हैं, ये होगा कंसेप्ट। इसके बाद बात करती हूँ डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव में होगा कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। लाइक अगर वही मोटरसाइकिल का ही एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं कार का ले लेती हूँ। कार में क्या होगा, 2 की जगह 4 व्हील्स होंगे, हैंडल्स नहीं होंगे बिकॉज मेरी कार में हमेशा स्टीयरिंग व्हील होगा, और इंजन भी होगा। मतलब कुछ फीचर्स प्रेजेंट हैं एंड कुछ फीचर्स एब्सेंट हैं। इसके बाद बात करती हूँ रिलेशनल की। रिलेशनल में क्या होगा कि जो भी फीचर्स होंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका आपस में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा या फिर आपस में इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ रिलेशन होगा। जैसे जब मैम बोलती है बेटा एक टेबल ड्रॉ करो, वो हमेशा हमें बताएंगे कि योर टेबल मस्ट हैव 2 rows and 4 columns, मतलब 2 स्लीपिंग लाइंस होनी चाहिए और 4 स्टैंडिंग लाइंस होनी चाहिए। इस तरीके से रिलेशन बनता है। रिलेशन किसका बनेगा, टेबल का। टेबल किसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। no matter how many number of rows and columns are there, but a table is a relation between rows and columns. After this we come on to elements of concept attainment model. जैसा कल हमने करा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, उसमें भी यही था, या टीचिंग मॉडल्स के भी हमने कुछ एलिमेंट्स करे थे, वैसे ही आज हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। फर्स्ट एलिमेंट है फोकस। फोकस का मतलब होता है सॉरी, फोकस मींस ऑब्जेक्टिव। जब भी मैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करूंगी, मुझे उसमें अपने पीछे एक रीजनिंग होगी, बच्चे को समझाने के पीछे मेरा कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ मैं ये समझा रही हूँ तो मेरे बच्चों को अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करना आए, अलग अलग चीजों को ग्रुप करना आए, अलग अलग इवेंट्स को क्लासिफाई करना आए। अगर मैं बच्चे को दे दूंगी दिवाली, होली, क्रिसमस, ये बच्चे का मतलब क्या होगा, हाँ ये मेरे फेस्टिवल्स होते हैं। अगर मैं बच्चे को दे दूंगी गांधी जयंती, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, हाउ विल ही क्लासिफाई, उसको समझाना होगा मुझे कि ये नेशनल हॉलीडेज होती है बेस्ड ऑन आवर फ्रीडम फाइटर्स। इसके बाद बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स का मतलब हमने कल करा था, ये इंटरैक्शन प्रोसेस होता है या बातचीत का, वार्तालाप का जरिया होता है 3 लोगों के बीच में या 3 चीजों के बीच में। मतलब टीचर, करिकुलम एंड क्लासरूम या स्टूडेंट्स। टीचर होगा, शिक्षा प्रणाली होगा और पढ़ने वाला बच्चा होगा। इसमें 3 फेजेस होंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। फर्स्ट जो फेज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट।
यहाँ पे हम बात करते हैं, बच्चे को हम अलग अलग चीजें दे देते हैं, अलग अलग बातें बता देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे देंगे, पिक्चर्स दे सकते हैं, स्टोरी दे देंगे। बच्चे को हम डेटा प्रेजेंट करेंगे और बच्चा कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा इस ग्रुप में जाएगा। The child will classify the objects. He will categorize the objects. In the second phase, testing attainment of concept. यानी कि हम देखेंगे कि बच्चा ने कॉन्सेप्ट को कितना गेन करा है। And in the third phase is analysis of thinking strategies. We see कि बच्चे को कितना समझ आया है, बच्चे ने अपना दिमाग कितना एक्सप्लोर किया है। He will explore his brain. He will use his abilities, thinking abilities in the analysis of thinking strategies. Next जो एलिमेंट है मेरा वो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी सी कि बच्चे के दिमाग में किस तरीके से आइडियाज आ रहे हैं। मतलब टीचर अगर सपोर्टिव होगा, टीचर जो है वो इंटरैक्टिव होगा क्लास में, बच्चों से उनके आइडियाज लेगा, बच्चों का दिमाग खुल जाएगा, बच्चे जो है वो भी अपने एनालिटिकल पावर को यूज करेंगे। They will react to the questions or the activities done by the teacher in the class. इसके बाद आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या होगा कि एक प्रॉपर इंटरैक्शन होना चाहिए इन अ क्लास और द लर्निंग एनवायरनमेंट इज सोशली एफिशिएंट। मतलब जो टीचर है उसको क्लासरूम को मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड रखना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं होना चाहिए। बट टीचर को बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा और बहुत तरीके से बच्चे को समझाना होगा। बच्चों के हमेशा व्यूज भी लेने होंगे कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, और जो भी बच्चा अपना व्यूज देगा उनको भी अगर रॉन्ग होगा तो बच्चे को बहुत प्यार से समझाना होगा, और राइट होगा तो उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा कि यस यू आर राइट। इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में हम बात करते हैं डेटा या फिर वो कंटेंट मटेरियल जिसकी हेल्प से टीचर बच्चे को कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। टीचिंग एड्स हो गए, स्ट्रैटेजीज किस तरीके से टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रोसीजर क्या प्रोसेस है टीचर का, टेक्निक्स क्या टेक्निक यूज करता है टीचर, मेथड्स, ब्लैक बोर्ड्स और फ्लैश कार्ड। सपोर्ट सिस्टम में मैं मैम वाला ही कल वाला एग्जांपल लूंगी कि मैम ने बोला कि मैं पहले एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि हाँ आपको क्या पता है इस बारे में। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग अपने आप खुल जाता है एंड वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर ऑन द टॉपिक। या फिर कई बार टीचर क्या करते हैं, पहले बोल देंगे कि हाँ मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद आप लोग बताना। इससे भी क्या होता है, अगर कोई अननोन टॉपिक होगा उससे भी बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ मैम ने ये बताया था। This child will start relating to what the teacher has already taught in the class. इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन। इस मॉडल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस मॉडल को हम यूज कर लेंगे, इस मॉडल को मैं यूज कर लूंगी बच्चे को उन चीजों को सिखाने में। या तो वो पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे जब मुझे सोशल स्टडीज में बच्चे को डेमोक्रेसी समझानी हो। डेमोक्रेसी क्या होता है, जब when we are more than 18 of age we can choose our own leader, ये होता है डेमोक्रेसी। या सोशलिज्म सिखाना हो या कैपिटलिज्म सिखाना हो। कैपिटलिज्म क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ मनी रिलेटेड बात होती है। या फिर हमने बच्चे को कोई पुरानी जो चीजें हैं वो सिखाई हुई हो, उन्हीं के ऊपर बच्चे को मास्टर बनाना हो, उन्हीं के ऊपर बच्चे को एक्सपर्ट बनाना हो। इन दिस मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, maths, social science, science, language. We can use it for any class and at all age levels. इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये जो मॉडल है ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, it is beneficial for students, teachers as well as parents. When we talk of students, जो बच्चा है वो क्या करेगा, ग्रुप में काम करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन को खुद से प्रेजेंट करेगा। He'll learn to work in a group. बच्चे को ग्रुप में वर्किंग आ जाएगी। बच्चा जो है इवन माइन्यूट डिटेल्स को भी अटेंशन पे करके सुनेगा, क्योंकि ही नेवर नो कि टीचर कहाँ से क्वेश्चन पुट कर लेगा
या कहाँ से कहाँ बात को रिलेट हो जाएगा। बच्चा जो है उसकी वर्बल स्किल्स एनहांस हो जाएगी, बच्चे को क्लास में बोलना आएगा, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी जब वो एक साथ बहुत सारी व्यूज या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को सोचेगा। जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड बन जाएगा, वो दूसरे लोगों की थॉट्स और दूसरे लोगों के आइडियाज को भी माइंड में रखेगा। एंड हाउ इज ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेनिफिशियल फॉर अ टीचर? जो टीचर है उसका भी थिंकिंग प्रोसेस एनहांस होगा। ये जो मॉडल है ये हर लेवल पे यूज हो जाएगा। इससे क्या होएगा, बेटर लर्नर्स बनेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल्स में फोकस करेंगे while लर्निंग द न्यू कंसेप्ट। टीचर की भी हायर ऑर्डर थिंकिंग्स डेवलप हो जाएगी। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज कर पाएगा बहुत इजीली। और इसमें टीचर्स जो है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज, गेमिंग एक्टिविटीज या फन एक्टिविटीज करवा सकते हैं ताकि बच्चों का दिमाग खुले, बच्चों का ब्रेन डेवलप हो। पेरेंट्स के साथ क्या होगा, कम्युनिकेशन। जिन फैमिलीज में अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वहां पे पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। कई बार बच्चों की हेल्प से वी गेट न्यू आइडियाज, रीजनिंग्स। अगर कोई हम फैमिली गेम्स वगैरह खेल रहे हैं उसमें जिसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है वहां पे भी हमें इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, ये जो बच्चा होता है ये बहुत हायर लेवल तक जाता है क्योंकि जो बच्चा है उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत खुल चुका है, वो एक सीमित दायरे में रह के नहीं सोचता है, उसका दिमाग खुल जाता है। इसके बाद वी टॉक ऑफ डिसएडवांटेजेस फॉर ऑफ ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फुली। कई बार बच्चे को हर चीज को अच्छे से समझ नहीं आता जैसा टीचर ने एक बार में बता दिया। ही विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट यस फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा। इवन हमें भी होता है बहुत बार, कोई बात मैम ने समझाई फर्स्ट टाइम में नहीं आती समझ, बट विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम वी लर्न द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज नॉट लाइक टू टेक रिस्क। कई बार क्या होगा, बच्चा रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा तो वो ग्रुप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हो सकता है बच्चे को हेजिटेशन हो पार्टिसिपेशन में, हो सकता है बच्चा सोशली पेसअप। सोशली पेसअप का मतलब होता है शायद मेरा बैकग्राउंड ऐसा हो कि शायद मुझे इंफीरियर फील होगा कि हाँ मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करूंगी अपने आप को। दिस इज हाउ इज ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल अ डिसएडवांटेज और अ लिमिटेशन फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर टीचर्स। एक टीचर के पास ऑलरेडी बहुत ड्यूटीज होती है, उनको हो सकता है हर एक एग्जाम्पल बुक में ना मिले। टीचर को ये जो टास्क है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जब उसको यूज करना है, she or he might feel it to be a slow and a lengthy task। टीचर को लगेगा कि छोड़ो ये तो बहुत ही लेंदी काम है, इसको छोड़ दो। हो सकता है टीचर को भी पूरा का पूरा पहले पढ़ना पड़े तभी वो टीचर पुट कर पाएगा लेसन को बच्चों के आगे। और वी कैन ऑल्सो से कि कई बार ऐसा हो सकता है बच्चा कोई ऐसी एग्जाम्पल पुट कर दे, कोई ऐसी चीज या ऐसा क्वेश्चन पुट कर दे शायद टीचर ने ऐसा कुछ सोचा ही ना हो, आउट ऑफ द ब्रेन बच्चा ऐसी कुछ थिंकिंग कर ले। टीचर माइट नॉट बी फुली प्रिपेयर्ड कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट कि पेरेंट्स के लिए क्या हो सकता है डिसएडवांटेज। कई बार क्या होता है, हर पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड और आई कैन से हर पेरेंट इतना फैमिलियर नहीं है इस मेथड के साथ, तो उनको लगेगा कि क्या ये वेला काम दे दिया, छोड़ो इसको। नेक्स्ट वी कैन से हर क्वेश्चन के मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं तो पेरेंट्स को लगेगा कि हम इतने आंसर्स नहीं दे सकते। हो सकता है पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं, छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स बहुत इजीली करवा सकते हैं ऐसे काम या ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, बट व्हेन वी गो टू मिडिल स्कूल एंड हायर स्कूल ग्रेड्स, उस एज पे पहुंच के बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है, पेरेंट्स इवन दे से कि जो है ऐसे कैसे है, और नहीं तो दे से कि बेटा अपनी स्कूल में जाके मैम से पूछना। पेरेंट्स को भी हेजिटेशन फील हो सकती है ऐसा कुछ समझाने में। हो सकता है पेरेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं हो इतना डील करने में, फर्स्ट चाइल्ड अगर होगा तो उनको बहुत ही डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इज पेरेंट्स फीलिंग हेल्पलेस। ऐसे केसेस में पेरेंट्स अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ Bruner's concept attainment model. In a nutshell or in conclusion, I can say
like every rose has leaves, red leaves, and some thorns. Similarly, Bruner's concept attainment model is a very good model to enhance a child's thinking process, but it does have some disadvantages. So it should be used according to the methods, according to the strategies available with the teacher, and the teacher must have certain knowledge and the teacher must बी ओपन माइंडेड. टीचर को भी अपना ब्रेन खोल के यूज करना होगा ऐसा कुछ टॉपिक क्लास में प्रेजेंट करने के लिए या बिफोर प्रेजेंटिंग अ टॉपिक इन अ क्लास. Shall I conclude here? Thank you.